दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारत के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत उत्तर वैदिक का काल। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में उत्तर वैदिक का काल को हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास और सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता के अंतर्गत पूर्व वैदिक काल को जाना है। दोस्तों उत्तर वैदिक काल को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारियों को जान लेते हैं। दोस्तों वैदिक सभ्यता से पहले सिंधु घाटी की सभ्यता हुआ करती थी। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित हुआ था, जिसको भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं, वह है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके पतन के बाद वैदिक सभ्यता का शुभ आरंभ हुआ। वैदिक सभ्यता को शुभ आरंभ आर्यों ने किया। किन्होंने किया? तो आर्यों ने किया। दोस्तों वैदिक सभ्यता के काल के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व वैदिक काल तथा दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का समय पीरियड है दोस्तों 1500 बीसी से 1000 बीसी तक इस पूर्व वैदिक काल का समय पीरियड है। और उत्तर वैदिक काल का समय पीरियड है 1000 बीसी से 600 बीसी के आसपास उत्तर वैदिक काल का समय पीरियड है। तो आइए देखते हैं, चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 1000 बीसी के पास लोहे की खोज ने संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित किया। जी हाँ दोस्तों, 1000 बीसी के पास लोहे की खोज ने संपूर्ण व्यवस्था को क्या किया? तो प्रभावित कर दिया। उत्तर वैदिक काल के हम लोग आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और इसके धार्मिक जीवन को हम जानेंगे। आइए सबसे पहला पॉइंट राजनीतिक जीवन को देख लेते हैं। दोस्तों जन का आकार इस राजनीतिक जीवन में, दोस्तों उत्तर वैदिक काल में जन का आकार बड़ा हो गया और जनपद कहलाने लगे। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों जन का आकार बड़ा हो गया और क्या कहलाने लगे? तो ये जनपद कहलाने लगे। राजा का महत्व यानी कि शक्ति में वृद्धि हो जाती है और राजा का पद वंशानुगत हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राजा का पद वंशानुगत हो जाता है और राजा की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। जैसा कि हम लोग पूर्व वैदिक काल में पढ़ा था कि राजा को अधिकार सीमित ही दिया जाता है, यानी कि उसके पास एक सीमित ही अधिकार होता है। राजा का अधिकार बढ़ने से सभा और समिति का महत्व कम हो जाता है। जी हाँ, यहाँ पर जब राजा का अधिकार बढ़ जाता है तो सभा और समिति का महत्व कम हो जाता है। जो राजा कहता है वही सब होने लगता है। यह उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल में ऐसा नहीं था। पूर्व वैदिक काल में बहुसंख्यक लोग जैसे कहते थे वैसा ही होता था। रत्नील की संख्या बढ़ जाती है और कितनी हो जाती है? तो 17 हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, रत्नील जिसे सैन्य अधिकारी के नाम से जानते हैं, पूर्व वैदिक काल में रत्नीलों की संख्या कितना था? 4 था और उत्तर वैदिक काल में 17 हो जाता है, यह बढ़ करके। कर की व्यवस्था का विस्तार हुआ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में कर का व्यवस्था का विस्तार हो जाता है। अब स्वेच्छा से कर की जगह नियमित कर लगा दिया जाता है। जहाँ पूर्व वैदिक काल में स्वेच्छा से यानी लोग अपने मन से राजा के सहयोग के लिए कर दिया करते थे, वही यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में नियमित कर लगा दिया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में दोस्तों परिवार सबसे छोटा होता था और ग्राम इससे बड़ा होता था, 20 ग्राम से भी बड़ा होता था और जन 20 से बड़ा होता था और जन से भी बड़ा जनपद होता था। परिवार से बड़ा ग्राम, यानी कि दोस्तों बहुत सारे परिवार मिल करके एक ग्राम का निर्माण करते थे और बहुत सारे ग्राम को मिला करके एक 20 का निर्माण होता था और बहुत सारे 20 को मिला करके एक जन का निर्माण होता था। जी हाँ, बहुत सारे 20 को मिला करके एक जन का निर्माण होता था और बहुत सारे जन मिलकर के जनपद का निर्माण करते थे। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। जैसा कि हम लोगों ने पूर्व वैदिक काल में भी पढ़ा है, ब्राह्मण जो कि श्रेष्ठ के मामले में पहले नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों क्षत्रिय और थर्ड नंबर पे आता है वैश्य एवं फोर्थ नंबर पे यानी कि सबसे अंतिम में आता है शूद्र। जी हाँ दोस्तों, यही 4 वर्ण व्यवस्थाओं में इस समय के लोग बट गए थे। यहाँ पे गोत्र दोस्तों गौ धन एकत्र होना, यही गोत्र हुआ करता था। अब सेकेंड नंबर पे दोस्तों उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन को देख लेते हैं। जी हाँ, उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन को देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर प्रमुख व्यवसाय कृषि हो जाता है। जैसा कि हम लोगों ने पूर्व वैदिक काल में देखा था कि वहाँ पर पशुपालन होता है प्रमुख व्यवसाय, लेकिन यहाँ पर कृषि हो जाती है क्योंकि इस काल में लोहे की खोज हो चुकी थी, जिससे कृषि का विकास हुआ। काठक संहिता में 24 बैलों वाले हल का वर्णन मिला है। अगला पॉइंट देखते हैं दूसरा प्रमुख व्यवसाय। दोस्तों दूसरा प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। इस समय पहला प्रमुख व्यवसाय कृषि और दूसरा प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। अब आइए कृषि में अधिशेष के बारे में देखते हैं। इस काल में आर्थिक प्रगति से नगरीकरण का प्रारंभ हुआ।
जी हाँ, इस काल में आर्थिक प्रगति से क्या हुआ, नगरीकरण का प्रारंभ हुआ। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं कि नगरीकरण वहाँ पर हो चुका था और वहाँ के लोग नगरीय सभ्यता जैसे जीवन व्यतीत किया करते थे। उद्योग एवं व्यापार का विकास हुआ, विदेशी व्यापार का प्रमाण मिला पर सिक्के का प्रचलन नहीं था। जी हाँ, इस सभ्यता में सिक्के का प्रचलन नहीं था लेकिन विदेशी व्यापार का प्रमाण मिला। और पूर्व वैदिक काल में हम देखते हैं कि आंतरिक व्यापार ही हुआ करता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में विदेशों में भी व्यापार होने लगा लेकिन मुद्रा का प्रचलन नहीं था। अब आइए तीसरे नंबर पर देख लेते हैं धार्मिक जीवन। जी हाँ, उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन को हम देख लेते हैं। दिया गया है प्रमुख देवता प्रजापति। जी हाँ दोस्तों, इस समय प्रमुख देवता कौन हो गए, प्रजापति हो गए। और पूर्व वैदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र भगवान थे। कौन थे दोस्तों, तो इंद्र भगवान थे। अगला पॉइंट देखते हैं, विष्णु। विष्णु भगवान पोषण एवं रक्षक के देवता हो गए। जी हाँ, विष्णु भगवान पोषण एवं रक्षक के देवता हो गए। और इस समय वरुण भगवान जल के देवता हो गए। जी हाँ, वरुण भगवान किसके देवता हो गए, जल के देवता हो गए। और पूषण शूद्रों के देवता हो गए। जी हाँ दोस्तों, पूषण यहाँ पर शूद्रों का देवता हो जाते हैं। और रुद्र दोस्तों पशुओं का देवता हो गए। जी हाँ, इस समय रुद्र पशुओं के देवता हो गए उत्तर वैदिक काल में। अब देखिए नोट में करके दिया गया है, इस काल में यज्ञ कर्मकांडों का महत्व बढ़ गया। जी हाँ, इस काल में यज्ञ और कर्मकांडों का महत्व बढ़ गया। राजसु यज्ञ, राजा के प्रतिष्ठा के लिए राजसु यज्ञ किया जाने लगा। अगला पॉइंट देखते हैं, वाजपेय यज्ञ, शक्ति के प्रदर्शन के लिए दोस्तों वाजपेय यज्ञ किया जाने लगा। जी हाँ, शक्ति के प्रदर्शन के लिए वाजपेय यज्ञ किया जाने लगा। अश्वमेध यज्ञ, अगला पॉइंट है दोस्तों अश्वमेध यज्ञ, यह राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाने लगा। जी हाँ, राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ राजाओं द्वारा किया जाने लगा। यह तीनों यज्ञ राजा के द्वारा ही किया जाता था, आप इसे याद रखेंगे। इसमें यज्ञ कर्मकांड एवं बलि की प्रधानता थी। जी हाँ दोस्तों, इसमें यज्ञ कर्मकांड और बलि की प्रधानता थी। अगला पॉइंट देख लेते हैं, आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, इस उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का शुरुआत हो चुका था। पहला पॉइंट देख लेते हैं ब्रह्मचर्य, जो कि 0 से लेकर के 25 वर्ष तक बच्चे के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। अगला पॉइंट देखते हैं गृहस्थ या 25 वर्ष से 50 वर्षों के लिए गृहस्थ जीवन व्यतीत करना होता था। वानप्रस्थ, इसके अंतर्गत 50 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक के लिए वानप्रस्थ यानी कि वनों में जीवन व्यतीत करना होता था। अगला पॉइंट देखते हैं संन्यास, 75 से लेकर के 100 वर्ष तक लोगों को सन्यासी जीवन जीना होता था। स्त्री की स्थिति में गिरावट हो जाती है। दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा की शुरुआत हो जाता है। इस समय दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा की शुरुआत हो जाती है उत्तर वैदिक काल में। दास प्रथा पूर्व वैदिक काल के जैसा ही होता है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री समस्त दुखों का कारण है। जी हाँ, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा गया है भोजन मनोरंजन विवाह यहाँ के लोग किया करते थे। अब आइए इस काल के कुछ प्राचीन नाम को देख लेते हैं। प्राचीन नाम एक कॉलम में दिया गया है तथा दूसरा कॉलम में आधुनिक नाम दिया गया है। कुर्रम यह दोस्तों आधुनिक नाम है। इसका प्राचीन नाम क्या हुआ करता था, तो कुब्र हुआ करता था। काबुल जो कि दोस्तों वर्तमान नाम है, इसका प्राचीन नाम, काबुल का प्राचीन नाम क्या है, तो कुभा है। जी हाँ, काबुल का प्राचीन नाम कुभा है। अगला पॉइंट देखते हैं झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता है। अगला पॉइंट देखिए चिनाब का प्राचीन नाम आस्किनी है। अगला पॉइंट देखिए रावी का प्राचीन नाम क्या है, तो परुसड़ी है। जी हाँ, रावी का प्राचीन नाम परुसड़ी है। सतलज का प्राचीन नाम क्या है, सतुद्री है। सतलज का प्राचीन नाम क्या है, सतुद्री है। और विपाशा किसका प्राचीन नाम है, तो व्यास नदी का। जी हाँ दोस्तों, व्यास का प्राचीन नाम विपाशा है। गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो सदानीरा है। गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा है। घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है, दृशधति है। घग्गर नदी का प्राचीन नाम दृशधति है। आज दोस्तों वर्तमान में गोमल हम जिस नदी को कहते हैं, इसका प्राचीन नाम क्या है, तो गोमती है। गोमल के प्राचीन नाम गोमती है दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं स्वात का प्राचीन नाम क्या था, तो सुवस्तु था। क्या था, सुवस्तु स्वात का प्राचीन नाम है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।